हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देश के 28 टंक। और आइए अब आपका परिचय कराते हैं। खास मेहमान इस समय हमारे साथ डॉक्टर अनूप कृष्णन मौजूद हैं, प्रोफेसर हैं आईआईटी दिल्ली में, और रिसर्चर रविंद्र भट्टू जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। मैं चर्चा शुरू करूं उससे पहले जरा एक नजर डालिए अनुमान पर। आईआईटी दिल्ली का अनुमान कहता है कि लॉकडाउन की संभावनाओं के बीच देखिए जरा 13 मई तक के लिए ये आंकलन है। अगर पूर्ण लॉकडाउन की स्थिति तो 58,000 कोरोना के केस होंगे 13 मई तक। अगर आंशिक लॉकडाउन की स्थिति तो 2.5 लाख केस होंगे 13 मई तक देश में। और अगर लॉकडाउन नहीं होता है तो फिर 13 मई तक कोरोना के केस की संख्या 10 लाख पहुंच सकती है। हम सीधे रुख करेंगे खास मेहमानों का और उनसे जरा समझने की कोशिश करते हैं। प्रोफेसर अनूप कृष्णन, किस तरीके से ये प्रेडिक्शन, किस तरीके से ये मॉडल जो बयां कर रहा है उसको जरा बहुत ही आसान भाषा में दर्शकों को समझाइए। नमस्ते एंड थैंक यू। तो ये जो मॉडल हमने बनाया है, दिस इज अ मैथमेटिकल मॉडल। इसमें टोटल जो पॉपुलेशन है उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। मतलब ससेप्टेबल, जिनको अभी तक कोरोना नहीं आया, एक और इन्फेक्टेड मतलब जिनको अभी कोरोना आया है, तो देन आफ्टर दैट रिमूव्ड। तो इस तरीके से हमने एक मॉडल डेवलप किया है और पूरा इंडिया में अभी 730 के करीब डिस्ट्रिक्ट्स हैं। वी हैव डेवलप्ड अ मैथमेटिकल मॉडल फॉर ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया, and with this model we are predicting the spread of corona in India. Specifically we looked this value called R0। इसका जो मतलब है कि एक संक्रमित व्यक्ति से कितने लोगों को ये कोरोना मिल सकते हैं। तो ये R0 वैल्यू जो है हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल में कैलकुलेट किए हैं और इसका भी हमने ये प्रकृति करके एक डैशबोर्ड बना के पब्लिक के लिए वो अपलोड किए हैं। तो प्रकृति का मतलब है prediction and assessment of corona infections and transmissions in India. So this dashboard prakriti.iitt.ac.in, which is developed by a group of researchers including myself and my colleagues Hari Prasad from Chemical Engineering, Ravinder Bhattu who is here, Hargun Singh and many other people. So we have worked for last couple of weeks to put together this dashboard and चलिए रविंद्र भट्टू जी भी हमारे साथ मौजूद है, रिसर्चर हैं। जरा उनसे समझने की कोशिश करते हैं वक्त कितना लगा, किस तरीके की मेहनत लगी ये जो प्रेडिक्टिव मॉडल है इसको डेवलप करने में। रविंद्र मुझे लगता है नहीं आ रही है। जी रविंद्र बोलिए। क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी। हाँ, तो इस मॉडल को डेवलप करने में 2 या 3 हफ्ते लगे हैं मैथमेटिकल मॉडल को डेवलप करने में और R0 वैल्यूज कैलकुलेट करने में। उसके बाद हमें ये डैशबोर्ड बनाने में 1 से 2 हफ्ते के बीच का समय लगा है। तो दरवाजे ओवरलैप ऑन दिस टाइम, सो पूरा 2 या 3 हफ्ते के बीच में हमने काम किया। चलिए आप रहिए मेरे साथ, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और अब जरा रेड जोन्स का रुख कर लेते हैं। रेड जोन में सबसे पहले बारी महाराष्ट्र की। देखिए महाराष्ट्र जो है वो देश का सबसे बड़ा कोरोना रेड जोन बना हुआ है। हालात महाराष्ट्र में इतने खराब हैं कि महाराष्ट्र में कल शाम के आंकड़ों के मुताबिक आप देख सकते हैं कोरोना संक्रमित लोगों की जो गिनती है वो 6,817 पर पहुंच चुकी है और 301 लोगों की अब तक महाराष्ट्र में मौत हो चुकी है। ये महाराष्ट्र का हाल है। बार बार महाराष्ट्र में सियासी विवाद भी खड़े हो रहे हैं। चल क्या रहा है महाराष्ट्र में? बात सिर्फ कोरोना से जंग की है या फिर चक्कर राजनीति का भी है जिसमें इस समय महाराष्ट्र फंसा हुआ नजर आ रहा है? रिपोर्ट देखिए जरा। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। पूरा देश कोरोना से जूझ रहा है और इसकी सबसे ज्यादा मार महाराष्ट्र पर पड़ी है। कोरोना के सबसे ज्यादा रेड जोन महाराष्ट्र में ही हैं। लेकिन आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ कोरोना की नहीं है, बल्कि इसका सहारा लेकर जो राजनीति हो रही है उसकी भी है। महाभारत याद है आपको, जहां लड़ाई के दौरान कौरवों ने एक चक्रव्यूह बनाया था।
महाराष्ट्र में भी एक चक्रव्यूह बनाया है कोरोना ने, और इस चक्रव्यूह में फंस गए हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। तो कैसा है ये चक्रव्यूह, और क्या उद्धव ठाकरे इससे बाहर निकल पाएंगे? क्या महाराष्ट्र कोरोना मुक्त हो पाएगा, और क्या रुक सकेंगी मौतें? इन्हीं सवालों की पड़ताल हम अपनी इस रिपोर्ट में करेंगे। मी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की 28 नवंबर 2019 को करीब महीने भर तक चले सियासी ड्रामे के बाद जब उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तब किसी को भी इल्म नहीं था कि उनकी सरकार के 3 महीने पूरे होने से पहले ही राज्य पर एक ऐसा संकट आएगा जिसकी ना तो किसी ने कल्पना की थी और जिससे निपटने का किसी के पास अनुभव नहीं था। ये संकट कोरोना वायरस की शक्ल में आया। जनवरी से इक्का दुक्का मरीजों के मिलने की शुरुआत हुई और उसके बाद बड़ी ही तेजी से महाराष्ट्र कोरोना प्रभावित सबसे बड़ा राज्य बन गया। बड़ी ही तेजी से महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा कोरोना हॉटस्पॉट बन गया और इससे निपटने की जिम्मेदारी आई उद्धव ठाकरे के कंधों पर। वही उद्धव ठाकरे जो कि बीते 2 दशकों से अपनी पार्टी शिवसेना बखूबी चला रहे थे, लेकिन उन्हें सरकार चलाने का कोई अनुभव नहीं था। इसके अलावा जिस सरकार के वे मुखिया हैं, वो अलग अलग विचारधाराओं वाली 3 पार्टियों की सरकार है। तो ये बड़ा ही अजीब चक्रव्यूह है। ध्यान से सुनिए। महाभारत में अभिमन्यु जब कौरवों के बनाए चक्रव्यूह में फंसे थे, तब उनके सामने चुनौती थी एक एक करके 7 घेरों को तोड़ने की। उद्धव ठाकरे जिस चक्रव्यूह में फंसे हैं, उनमें 5 घेरे हैं। आइए एक एक करके जानते हैं क्या हैं वे घेरे। ये अरबियों का डोंगरी है बेटा। यहाँ शान पत्ती सिर्फ शानों पे जचती है, पुलिस वालों के नहीं। मुंबई के डोंगरी इलाके में रहने वाले इन 2 लड़कों ने लॉकडाउन की धज्जियां तो उड़ाई ही, साथ साथ पुलिस का भी मजाक उड़ाया। अब देखिए पुलिस ने इनके साथ क्या किया। गलती हो गई, लॉकडाउन में रुकाया था। गलती हो गई, लॉकडाउन में रुकाया था। मुंबई में पुलिस लॉकडाउन तोड़ने वालों को तो अपनी गिरफ्त में ले रही है, लेकिन साथ साथ खुद कोरोना की गिरफ्त में भी आ रही है। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को भी कोरोना ने अपनी जकड़ में ले लिया है। राज्य के 64 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से 34 मुंबई के हैं। पुलिसकर्मियों के अलावा बीते हफ्ते यहाँ 57 पत्रकार कोरोना ग्रस्त हो गए। डॉक्टरों, नर्सों और हेल्थ वर्कर्स के कोरोना पॉजिटिव होने का सिलसिला भी लगातार जारी है। इसी हफ्ते मुंबई के 2 बड़े अस्पताल जसलोक हॉस्पिटल और भाटिया हॉस्पिटल के कई डॉक्टर और नर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। शुक्रवार रात तक कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 6,817 तक पहुंच गई, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 301 हो गया है। महाराष्ट्र के बड़े शहर जैसे मुंबई, पुणे और ठाणे कोरोना के बड़ी तादाद में मिल रहे मरीजों के कारण रेड जोन में हैं। मुंबई अब भी कोरोना प्रभावित महाराष्ट्र का सबसे बड़ा शहर बना हुआ है। कोरोना मरीजों की बड़ी संख्या के पीछे ठाकरे सरकार का दावा है कि राज्य में सबसे ज्यादा टेस्ट करवाए जा रहे हैं, इसलिए मरीज भी बड़ी तादाद में पता चल रहे हैं। मृतकों की बड़ी संख्या के बारे में सरकार का कहना है कि ज्यादातर मरीज उस वक्त अस्पताल में आते हैं जब उनकी हालत काफी बिगड़ चुकी होती है। उद्धव ठाकरे के लिए दूसरी चुनौती वो लाखों मजदूर हैं जो कि लॉकडाउन की वजह से महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में फंसे हुए हैं। ये वो मजदूर हैं जो कि अलग अलग दूसरे राज्यों से, खास करके उत्तर भारत के राज्यों से मुंबई में आए हुए हैं। हालांकि सरकार और सामाजिक संगठनों की ओर से ये पूरी कोशिश की जा रही है कि मजदूर भूखे ना रहें, लेकिन फिर भी इन्हें भुखमरी का डर सता रहा है। और इस डर के पीछे ये आशंका भी है कि लॉकडाउन कहीं 3 मई के आगे भी ना बढ़ जाए। महाराष्ट्र में लगातार अब भी सड़कों पर तमाम मजदूर अपने परिवार के साथ पैदल चलते नजर आ रहे हैं, जिनकी मंजिल उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के गांव हैं। ज्यादातर मजदूर इस फिक्र के साथ अपने राज्यों की ओर निकले हैं कि यहाँ वे भुखमरी के शिकार हो सकते हैं। सरकार और सामाजिक संस्थाएं कितने दिनों तक उन्हें खिलाएंगी? ट्रेन चल नहीं रहा, इधर क्या करें, भूखा मरे, खाने पीने का कुछ है नहीं। खाना हम लोग को 2 दिन मिला था, ताड़ी वगैरह 2 दिन मिला था, उसके बाद बंद हो गया, वो भी नहीं मिलता था। कैसा भी करके तो जाना पड़ेगा ना सर, भूखा प्यासा मर के क्या करेगा। इधर भी मरना है, रास्ते में भी मरना है, तो इधर भी रह के इतना आदमी के साथ में चले जाएंगे, जिधर जाएंगे उधर। मजदूरों की चिंता खत्म करने के लिए उद्धव ठाकरे ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि सरकार उनका ख्याल रखेगी। चिंता मत करो, महाराष्ट्र में आहिस्ते आहिस्ते हम काम शुरू करने जा रहे हैं। अगर संभव है तो आप आइए, काम पर लौट आइए, आपकी रोजी रोटी चालू रहेगी। और जिस दिन
ये माहौल है, ये खत्म हो जाएगा। मैं आपको वचन देता हूं कि आपके घर तक महाराष्ट्र सरकार आपको पहुंचाए। उद्धव ठाकरे की मांग का समर्थन करते हुए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने भी रेल मंत्री पीयूष गोयल को एक खत लिखा है। पवार के मुताबिक महाराष्ट्र एक औद्योगिक राज्य है और यहाँ दूसरे राज्यों के करीब 6.5 लाख मजदूर रहते हैं। 3 मई के बाद से अगर सरकार ट्रेनें शुरू करने का फैसला करती है तो ऐसी हालत में स्टेशनों पर भीड़ उमड़ पड़ेगी और कानून व्यवस्था की समस्या खड़ी हो सकती है। इसलिए पहले से ही उन्हें वापस भेजने के इंतजाम किए जाने चाहिए। अपनी बात रखने के लिए पवार ने 14 अप्रैल को बांद्रा में जमा हुई भारी भीड़ का भी हवाला दिया। कोरोना लॉकडाउन के दौरान अफवाहें भी उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरी। मुंबई के पास पालघर में अफवाहों की वजह से कई हिंसक वारदातें हुई और ऐसी ही एक वारदात में 2 साधुओं समेत 3 लोगों की हत्या कर दी गई। इस वारदात को सांप्रदायिक और सियासी रंग देने की भी कोशिश हुई। 16 अप्रैल को अफवाह से प्रभावित भीड़ ने 2 साधु और उनके ड्राइवर की हत्या कर दी। दोनों साधु सूरत में अपने एक साथी के अंतिम संस्कार में जा रहे थे। क्योंकि हाईवे पर पुलिस लॉकडाउन के चलते रोक रही थी, इसलिए इन्होंने जंगल के अंदर से गुजरने वाला रास्ता लेना तय किया। गढ़चिंचली गांव के पास एक फॉरेस्ट चौकी पर जब उनकी कार पहुंची तो हिंसक भीड़ ने उन पर हमला कर दिया। उन्हें बचाने आई पुलिस टीम पर भी हमला किया गया। जब पुलिसकर्मी अपनी जान बचाकर भाग गए तो भीड़ ने तीनों को पीट कर मार डाला। ये भीड़ इस अफवाह की वजह से सड़क से गुजरने वाले हर वाहन को रुका रही थी कि लॉकडाउन का फायदा उठाकर इलाके में चोर और लुटेरे घूम रहे हैं। लोगों को अगवा करके उनकी किडनी निकाली जा रही है। इस हत्याकांड की पड़ताल करने के लिए मैं खुद पालघर में मौके पर पहुंचा और वहां जाकर पता चला कि बीते 2 हफ्तों में अफवाहों के चलते लोगों से मारपीट की करीब 4 वारदातें हो चुकी हैं। पुलिस अब तक अफवाह फैलाने वालों का पता नहीं लगा सकी है। साधुओं की हत्या के बाद जिस तरह से सियासत हो रही थी, उस पर उद्धव ठाकरे को खुद चेतावनी देनी पड़ी कि अगर कोई मामले को सांप्रदायिक रंग देता है तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। जो भी लोग इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आग ना लगाए। ये कोई मजहब की बात नहीं है, सिर्फ गलतफहमी जो हुई इस कारण इनकी हत्या हुई, लेकिन इसके बावजूद हम किसी को भी छोड़ने वाले नहीं। जो लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं या फिर ऐसे लोग जो कि कोरोना पॉजिटिव लोगों के संपर्क में आए हैं, उनको रखने की खातिर मुंबई महानगर पालिका की ओर से कई सारे क्वारंटीन सेंटर्स बनाए गए हैं। तो जिन लोगों को ऐसे क्वारंटीन सेंटर्स में रखा गया है, उनका क्या हाल है? क्या ठीक से उनकी देखभाल हो पा रही है? हमारे पास इन क्वारंटीन सेंटर्स में मौजूद कुछ लोगों ने अपने वीडियोस भेजे हैं और इनका कहना है कि वे काफी परेशान हालत में हैं। सरकार के लिए ये चुनौती है कि जिस बड़ी तादाद में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है और जिस तरह से इन मरीजों के संपर्क में आए हुए लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है, उसी अनुपात में उनके इलाज और देखभाल का भी इंतजाम हो। क्वारंटाइन सेंटर की हालत देखकर उनमें जाने से बचने के लिए कहीं लोग टेस्ट कराने से कतराने न लग जाएं। कोरोना ने उद्धव ठाकरे के लिए एक सियासी संकट भी पैदा कर दिया है। उनका मुख्यमंत्री पद खतरे में पड़ सकता है। 28 मई तक अगर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उन्हें विधान परिषद के सदस्य के तौर पर नामांकित नहीं किया तो ठाकरे सरकार गिर सकती है और उसके बाद महाराष्ट्र में फिर से एक बार राजनीतिक ड्रामा शुरू हो सकता है। दरअसल संविधान के मुताबिक मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले शख्स को 6 महीने के भीतर राज्य के विधिमंडल के किसी एक सदन का सदस्य बनना जरूरी है। जब उद्धव ठाकरे सीएम बने तब वे ना तो विधानसभा के सदस्य थे और न ही विधान परिषद के। ठाकरे को उम्मीद थी कि अप्रैल के मध्य में जब विधान परिषद की खाली सीटों के लिए चुनाव होंगे तो वो किसी एक सीट पर चुन लिए जाएंगे, लेकिन मामला तब बिगड़ गया जब बीच में कोरोना संकट आ गया। चुनाव टाल दिए गए। अब ठाकरे के पास विधान परिषद में जाने के लिए यही विकल्प रह गया कि वे राज्यपाल के कोटे से सदन के लिए नामांकित हों। इसी उम्मीद के साथ उनका नाम राज्यपाल के पास कैबिनेट ने भेज दिया है, लेकिन 3 हफ्ते हो चुके हैं और राज्यपाल ठाकरे को विधान परिषद सदस्य नामांकित किए जाने की सिफारिश पर कोई फैसला ही नहीं ले रहे। इससे शिवसेना में चिंता का वातावरण पैदा हो गया है। अगर 28 मई तक राज्यपाल ने उन्हें सदस्य नामांकित नहीं किया तो ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ेगा और सरकार गिर जाएगी। तो इन 5 घेरों के चक्रव्यूह में फंसे उद्धव ठाकरे की कुर्सी खतरे में तो है, लेकिन इस दौरान उनके लिए एक अच्छी बात ये हो रही है कि उनके एक ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है। ये ड्रीम प्रोजेक्ट है मुंबई का कोस्टल हाईवे।
एक तरफ जहां ठाकरे सरकार कोरोना के जाल को फैलने से रोकने के लिए संघर्ष कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी पार्टी बीजेपी भी सत्ता में वापसी के लिए हाथ पैर मार रही है। ऐसे में बीजेपी भी नजरें गड़ाए हुए बैठी है कि 28 मई तक उद्धव ठाकरे के साथ क्या होता है। कैमरामैन अजीत कदम के साथ जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज, मुंबई। तो ये महाराष्ट्र की आपने रिपोर्ट देखी, 6,500 से ज्यादा महाराष्ट्र में कोरोना के पॉजिटिव मामले। और हम सीधे प्रोफेसर अनूप का रुख करते हैं। प्रोफेसर अनूप, आपकी जो स्टडी है उसके अंदर 3 जिले ऐसे हैं जो ज्यादा खतरनाक है महाराष्ट्र में। ऐसे में सवाल ये बड़ा हो जाता है कि इस चुनौती को पार पाने का और कोई रास्ता नहीं है। आपकी स्टडी के हिसाब से तो सिर्फ लॉकडाउन ही है। अगर लॉकडाउन नहीं होगा तो 13 मई तक देश में 10 लाख कोरोना पॉजिटिव मरीज। एग्जैक्टली तो हमारा जो मॉडल है ये अकाउंट करते हैं कि पिछले डेटे से, तो व्हाट एवर डेटा वी हैव अवेलेबल, इसके हिसाब से हम प्रेडिक्शन फ्यूचर के लिए करते हैं। तो बिकॉज ऑफ लॉकडाउन व्हाट वी सी इज दैट द ग्रोथ इन कोरोना हैज डिक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली इन द कंट्री। हाँ, आपने सही कि महाराष्ट्र में some of the districts are having slightly high values of R0 या transmission rate, but overall the country is doing very well because of the lockdown. And if the lockdown is not there, then हमें ये देखना पड़ेगा कि ये कैसे मतलब ट्रांसमिशन रेट कैसे बढ़ जाएगा, और अगर ट्रांसमिशन रेट बढ़ जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ केसेस विल सिग्निफिकेंटली इंक्रीज। मैं जरा सा रविंदर के पास चलती हूँ। रविंदर, ये जो आंकड़ा है जो आपकी स्टडी से सामने निकल कर आ रहा है प्रेडिक्टिव मॉडल से कि भाई अगर लॉकडाउन नहीं होगा देश में तो 13 मई तक 10 लाख कोरोना के मरीज हो जाएंगे, तो कोई एरर मार्जिन भी है इसमें? फिर से आवाज नहीं आ रही है रविंदर, फिर से आवाज नहीं आ रही आपकी। प्रेडिक्ट करते हैं तो ये जो नंबर है वो हमारा जो एग्जिस्टिंग डाटा है उस पर डिपेंड करता है। तो हम निकट भविष्य के लिए हम रफ एस्टिमेट कर सकते हैं, लेकिन काफी दूर समय के लिए एस्टिमेशन करना मुश्किल है। तो आप अगर अगले 1 हफ्ते में देखोगे कि क्या हो सकता है, अगर इसी रेट से बढ़ता रहा तो वो सही हो सकता है, लेकिन अगर काफी दूर समय के लिए देखना है तो फिर वो सही नहीं है, क्योंकि इसमें जो है जैसे जैसे समय बीतता है लोगों का जो बिहेवियर है वो भी चेंज होता है, जिसकी वजह से R0 वैल्यू चेंज होता है। तो भविष्य में, दूर भविष्य में क्या होगा वो डिपेंड करता है कि आगे आने वाले समय में हम कैसा करते हैं। बिल्कुल, इसीलिए शायद 3-3 हफ्ते के लिए ही आप लोग ये प्रेडिक्शन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ बने रहने के लिए। तो फिलहाल जो बड़ी प्रेडिक्शन निकल कर आ रही है आईआईटी की तरफ से डेवलप किए गए इस मॉडल में, वो यही कि अगर लॉकडाउन नहीं होगा ना देश में, तो फिर 13 मई तक देश में कोरोना पॉजिटिव मरीज जो हैं उसकी संख्या 10 लाख पर पहुंच जाएगी। और अगर पूर्ण लॉकडाउन की स्थिति रहती है 13 मई तक, तब कोरोना पॉजिटिव जो है वो 58,000 पर पहुंचेंगे। अच्छा, आगे आपको मध्य प्रदेश क्यों रेड जोन से बाहर नहीं आ पाता है, इसके बारे में बताएंगे। मध्य प्रदेश रेड जोन। नंबर 1 से नीचे क्यों नहीं उतर रहा महाराष्ट्र? 6 नंबर से दूसरे नंबर पर कैसे पहुंचा गुजरात? साथी मिलने के बाद शिवराज से संभलेगा मध्य प्रदेश। भीलवाड़ा में पास, बाकी राजस्थान में फेल क्यों है गहलोत? चौतरफा आज से दिल्ली को कैसे बचाएंगे केजरीवाल? देखिए, कोरोना रेड जोन मध्य प्रदेश, जहां के इंदौर, भोपाल, उज्जैन में हालात खराब होते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या जो है वो 1700 को पार कर गई है। भोपाल में तो 2 पुलिस वाले इस बीमारी से शहीद हो गए, लेकिन इलाज और पीपीई किट की कमी है। राजनीति में उथल पुथल से जूझते इसी प्रदेश में एक जिला नरसिंहपुर भी है जहां एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं है। क्या कहानी है एमपी की, जरा देखते हैं ब्रजेश राजपूत की खास पड़ताल। कोरोना के इस गहन संकट काल में तकरीबन 1 महीना गुजर गया है, मगर उसके बावजूद मध्य प्रदेश की हालत गंभीर बनी हुई है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2000 पार होने को है, तो मरने वालों का आंकड़ा भी तकरीबन 100 के पास पहुंच रहा है।
मध्य प्रदेश में इंदौर, उज्जैन और भोपाल मिलाकर एक ऐसा त्रिभुज विकसित हुआ है जहां कोरोना संक्रमितों की तकरीबन 75% आबादी है। मगर इसके बावजूद मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर जिला भी है जो चारों तरफ से कोरोना संक्रमित जिलों से घिरे होने के बावजूद अब तक कोरोना से अछूता बना हुआ है। कोरोना को लेकर इस वीकली रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे क्या है नरसिंहपुर मॉडल और क्या है शिवराज सरकार और उनके नए नवेले स्वास्थ्य मंत्री के सामने कोरोना को लेकर चुनौतियां। इस साल मार्च के शुरुआती दिनों में मध्य प्रदेश में जब सत्ता का महाभारत छिड़ा हुआ था तब कोरोना धीरे धीरे प्रदेश में अपने पैर पसार रहा था। या ऐसे यूं कहें कि मध्य प्रदेश में कोरोना की मुसीबत आगे आगे तो शिवराज सरकार उसके पीछे पीछे आई और ये सरकार जब तक महाभारत के बाद उसके गीता के ज्ञान का अर्थ समझ पाती तब तक कोरोना ने देश के सबसे साफ सुथरे शहर इंदौर में अपने पैर पसार लिए और देखते ही देखते एक महीने में प्रभावितों की संख्या 1000 को पार कर गई और मरने वाले भी 55 से ज्यादा हो गए। मध्य प्रदेश के इंदौर में फैला कोरोना संक्रमण अब प्रदेश ही नहीं देश की सरकार के लिए भी चिंता का कारण बन चुका है। पिछले एक महीने में यहाँ पर संक्रमण फैलने और उससे जान गंवाने वालों का प्रतिशत देश में सबसे ज्यादा निकला। इंदौर में कोरोना से हालत क्यों बेकाबू हो रहे ये जानने केंद्र सरकार की 5 सदस्यों वाली टीम सोमवार को इंदौर आई और उसने शहर में कोरोना की महामारी से निपटने में हो रहे इंतजामों का जायजा लिया। दरअसल 30 लाख की आबादी वाले शहर में कोरोना का पहला केस 23 मार्च को आया मगर 23 अप्रैल को ये आंकड़ा 1000 पार कर गया। कोरोना से दम तोड़ने वाले भी यहाँ देखते ही देखते 55 हो गए। कोरोना को काबू करने में इंदौर से कहां चूक हो गई? इंदौर में स्थिति बहुत ही खराब है। जो इस खराब स्थिति का कारण है लेट हॉस्पिटलाइजेशन हो रही है, लोगों के सैंपल्स जो है आफ्टर डेथ पॉजिटिव सैंपल्स आए हैं और दूसरी है कि टेस्ट जो सैंपल्स तो कलेक्ट हो रहे हैं बट रिजल्ट्स आने में काफी देर लग रही है और एक दबाव बना के इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच पे काम किया जा रहा है। इससे कारण से जो लोग आइसोलेशन में रख रहे हैं या जो क्वारंटाइन में हैं उनकी क्या स्थिति है वो खराब हो रही है। इंदौर में शुरुआती प्रशासनिक गफलत के बाद अब हालत सुधरे हैं। प्रशासन दावा कर रहा है कि मौतें भले ही ज्यादा हुई हों मगर समाज में अभी बीमारी नहीं फैल पाई है। बीमारी पर काबू पाने 170 कंटेनमेंट जोन बनाकर वहां बड़े पैमाने पर सर्वे और टेस्टिंग की जा रही है जिसका असर दिख रहा है कि केस के सामने आने की रफ्तार थमी है। इंदौर आए केंद्रीय दल ने भी प्रशासन के प्रयासों को सराहा है। हमारी टीम दिल्ली से यहाँ पे 20 तारीख को आई थी। शहर में जितने भी कंटेनमेंट जोन हैं, हॉटस्पॉट्स हैं, उन सभी को जाकर के हमने विजिट किया। एक्टिव केसेस को सर्च करने की स्क्रीनिंग सर्वे कमेटीज हैं वो भी कार्यरत हैं, अपनी जान दांव पे लगा के लोग वहाँ काम कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि मार्च में चल रही राजनीतिक उथल पुथल ने इंदौर की हालत बिगाड़ दी। इंदौर का प्रशासन जब भोपाल में सरकार बनने बिगड़ने का खेल देख रहा था तब उन्हीं दिनों इंदौर के आसपास के पड़ोसी राज्यों से हजारों लोग इंदौर में प्रवेश कर रहे थे मगर भोपाल में ऐसा नहीं हुआ। भोपाल में तो सरकार बनते ही शिवराज सिंह ने जब स्वास्थ्य विभाग की बैठकें शुरू की उन्हीं बैठकों में धीरे धीरे कोरोना पैर पसारता रहा। हालांकि अब दावा किया जा रहा है कि कोरोना स्वास्थ्य विभाग से नहीं बल्कि जमातियों से पुलिस और पुलिस से स्वास्थ्य विभाग तक फैला है। भोपाल में प्रशासन की भारी तैयारियों के बाद कोरोना संक्रमितों का जो आंकड़ा 100 के आसपास ठहरता लग रहा था वो देखते ही देखते 300 से ज्यादा का हो गया। इसमें स्वास्थ्य विभाग से जुड़े लोग ही 100 से ज्यादा हैं तो दूसरी सबसे बड़ी प्रभावितों की संख्या पुलिस वालों की है। भोपाल के 8 थाने में कोरोना संक्रमित पुलिसकर्मी हैं जिनकी संख्या 40 के आसपास है। ये पुलिस वाले सरकार की ग्राउंड पर उतरकर काम करने वाली फोर्स है जिसके लगातार बीमार पड़ने से उनका हौसला टूटने का खतरा पैदा हो गया है। पुलिस कर्मियों के पास मास्क और पीपीई किट दोनों की कमी है जिससे वो संक्रमित हो रहे हैं। ये पुलिस वाले भी अब अपने लिए सुविधाओं की मांग करने लगे हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता कि आपके पास भी पीपीई किट वगैरह होना चाहिए? सर, अब इस बारे में क्या मैं राय दूं कि जो तो हमारे उच्च अधिकारियों को ज़्यादा सहूलियत होती है कि उनको लगता है कि किस प्रकार हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं, क्या हमें इस चीज़ में इससे हमें होगा फ़ायदा होगा कि नहीं। अब इसे हमारी राय में तो पीपीई किट होनी ही चाहिए क्योंकि हम लोग इंटरेक्शन ज़्यादा रहता है आम पब्लिक से। मध्य प्रदेश सरकार ने जो इक्विपमेंट देने थे पुलिस विभाग को, जो फील्ड में रहकर उनको मिलना था, जिससे पीपीई किट और अन्य संसाधन जिससे उनकी हेल्थ की सुरक्षा हो, उस पर बहुत लापरवाही बरती और उसी का कारण है कि पुलिस वाले
टीआई से लेकर आईएएस से लेकर सिपाही से लेकर सबको इससे ग्रसित होना पड़ा और मौत हो गई। क्या उसके बाद सरकार ने सही दिशा में काम नहीं किया। मुख्य कारण है, अगर एक व्यक्ति को उसके लिए दोषी ठहराया जाए तो वो है शिवराज सिंह। इंदौर में सोमवार को इंस्पेक्टर देवेंद्र चंद्रवंशी और मंगलवार को इंस्पेक्टर यशवंत पाल ने दम तोड़ दिया। 2 दिन लगातार हुई 2 जाबांज पुलिस इंस्पेक्टरों की दुखद मौत ने इस महामारी के दौर में जान हथेली पर रखकर सड़कों पर उतरी 1.25 लाख पुलिस कर्मियों के मनोबल को हिला दिया है। पुलिस को मिल रही सुविधाओं की कमी अब उनकी जान पर भी भारी पड़ रही है। मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग ने इन मौतों पर सरकार और मुख्य सचिव को नोटिस देकर जवाब मांगा है। आयोग ने पूछा है कि पुलिस वालों को सुरक्षा के साधन क्यों नहीं मुहैया कराए जा रहे। बहुत ही दुखद बात है कि इन लोगों को कोई जैसी सुरक्षा की किट, गियर्स, मास्क जिस प्रकार की होने चाहिए उस प्रकार से प्रोटेक्टेड चीजें नहीं दी जाती हैं। इन्हीं बातों को लेकर हम लोगों ने स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में गुहार लगाई है कि पुलिस की भी तो ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन होनी चाहिए। जो सड़कों पे पुलिस खड़े उनके पास कई दफा मास्क भी नहीं होते, कपड़ा लपेटे रहते हैं। ये ठीक बात कह रहे हो आप कि अब हमने उपलब्ध कराया, ये हमारा काम है। अगर उसने कहीं नहीं लगाया है, कोई क्या होता है, ये पीपीई किट इतनी गर्म हो जाती है प्लास्टिक की, ऐसी गर्मी में उस किट को पहनना बहुत दुष्कर काम है, इसमें एयर टाइट होती है वो। इंदौर और भोपाल के बाद महाकाल का शहर उज्जैन भी अब बड़ा हॉट स्पॉट बनकर उभरा है। गुरुवार को यहाँ पर एक दिन में ही 30 से ज्यादा मामले सामने आए और 102 कोरोना पॉजिटिव और 11 मौतों के साथ उज्जैन प्रदेश में तीसरे नंबर का हॉट स्पॉट बन गया। एक महीने में ही कोरोना ने प्रदेश के 28 जिलों में अपने पैर फैला लिए हैं। वैसे मध्य प्रदेश में कोरोना के एक महीने के विस्तार पर नजर डालें तो पाएंगे कि 23 मार्च यानी कि लॉकडाउन पार्ट 1 के पहले दिन तक एमपी में सिर्फ 7 केस थे। 30 मार्च यानी कि लॉकडाउन के पहले हफ्ते तक ये आंकड़ा 47 पॉजिटिव और 3 मौतों तक पहुंचा। फिर 6 अप्रैल यानी कि दूसरे हफ्ते खत्म होते होते केस हो गए 236 और मौतें हुई 14। 13 अप्रैल यानी कि लॉकडाउन के तीसरे हफ्ते 732 केस और 50 मौतें। 14 अप्रैल लॉकडाउन पार्ट 2 का पहला दिन 741 केस और 53 मौतें। फिर 20 अप्रैल यानी कि लॉकडाउन पार्ट 2 का पहला हफ्ता खत्म हुआ और 1477 केस और 77 मौतें सामने आईं। अब 24 अप्रैल यानी कि लॉकडाउन का दूसरे हफ्ते का चौथा दिन और प्रभावितों का आंकड़ा हो गया है 1790 और मौतें हुई हैं 86। वैसे कोरोना के फैलते प्रभाव के बीच प्रदेश में अच्छी खबरें भी आई हैं। इंदौर के अस्पतालों से अब तक 82 तो भोपाल की चिरायु अस्पताल से 73 लोग कोरोना से विजय पाकर अपने घर भी लौटे हैं। मगर रास्ता तो दिखाया है नरसिंहपुर जिले ने। ये जिला हर तरफ से उन जिलों से घिरा है जहां पर कोरोना का भारी असर है। मगर जबलपुर में 21 मार्च का प्रदेश का पहला कोरोना का केस आते ही जिले में प्रशासन ने ऐसा लॉकडाउन किया कि कोरोना का एक केस भी महीने भर से ज्यादा के वक्त में नरसिंहपुर में नहीं आ पाया है। इसके पीछे क्या वजह है बता रहे हैं जिले के कलेक्टर और डॉक्टर रहे एसपी। तमाम तकलीफों के बावजूद लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकले। लॉकडाउन का उन्होंने बेहद अनुशासित ढंग से पालन किया और इसीलिए संभवतः अभी तक नरसिंहपुर में कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला है। प्रशासन, पूरा पुलिस, पूरा राजस्व का अमला इसमें लगा हुआ है। जहाँ तक मेरे डॉक्टर होने का विषय है, यकीनन इसका कुछ लाभ हमें ज़रूर मिलता है। कलेक्टर साहब और मैं किसी भी चीज़ के बारे में जब चर्चा करते हैं बीमारी को लेकर तो कहीं ना कहीं मैं अपने इनपुट्स भी देता हूं और कलेक्टर साहब उसको बहुत सीरियसली कंसिडर करते हैं कोई भी नीति बनाने के लिए। अपनी जितनी भी मेरी नॉलेज है मेडिकल फील्ड की, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि उसको नरसिंहपुर जिले की जनता को बचाने के लिए अपना योगदान दे पाऊं। हमने अपनी पिछली वीकली रिपोर्ट में सवाल पूछा था कि भला ऐसी क्या मजबूरी है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने कि मुख्यमंत्री बने उन्हें 1 महीने होने को थे और उन्होंने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया था, किसी को स्वास्थ्य मंत्री भी नहीं बनाया था। हालांकि इस दरमियान उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में 5 लोगों को शामिल किया और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को स्वास्थ्य मंत्री बना भी दिया। मध्य प्रदेश में कोरोना पैर पसारने की वजह टेस्ट सुविधाओं की कमी रही है। लैब भी बहुत कम थी प्रदेश में, मगर अब हालात सुधरे हैं। पहले जहां 200 टेस्ट ही दिन में हो पाते थे, वहां पर अब 12 लैबों में 1000 से ज्यादा टेस्ट रोजाना हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि हालत धीरे धीरे सामान्य हो जाएंगे। निश्चित रूप से इन 3-4 जिलों में दिक्कत तो है ना, उभरना तो तय है, पर सने ही उबर पाएंगे इसमें। मध्य प्रदेश के इंदौर, उज्जैन और भोपाल में हालात तेजी से सामान्य होते नहीं लग रहे। ऐसे में लग रहा है कि लॉकडाउन और लंबा खींचेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस तरफ इशारा भी कर चुके हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सरकार के पास कोरोना से निपटने के लिए लॉकडाउन के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी है? ये बात
प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से पूछ रही है। कैमरामैन होमेन देशमुख के साथ ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज, भोपाल।